हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो है कड़वक। ठीक है, तो हम कविता की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और ये आपका जो है कड़वक है। और इसमें हम लोग क्या है, इसका पूरा हिंदी आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर हम है ना फटाफट पोएम के दोहा का जो है संपूर्ण हिंदी करने वाले आज हम बहुत ही अच्छे और बेहद ढंग से। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, और क्लास के एंड में बताना आपको क्लास आज का कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। एक बार शेयर कर दीजिएगा सब सब जगह। ठीक है, चलिए चलिए क्लियर है, देखिएगा। तो कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित क्या है, एक खूबसूरत क्या है कविता है। ठीक है, और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सब लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इनके इनसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, इस कहानी में जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहली अगर बात आता है तो एग्जाम में पूछा जाता है जन्म, है ना, सबको पता है। ठीक है, जायसी का परिचय, मलिक मोहम्मद जायसी का क्या होना चाहिए। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा परिचय हो जाए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, निधन कब हुआ, इनके माता का नाम, पिता का नाम, इनके द्वारा और कौन कौन सी फेमस कविताएं हैं जो है ना चर्चित है, उन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सारा कुछ हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जन्म बात कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, आपको ये सारा कुछ नोट्स में लिखते हुए जाना है एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो याद रखिएगा 1492 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है, 1492 में। इसमें आपको डेट नहीं याद रखना है, याद रखिएगा 1492 में इनका जन्म होता है। अब देखिए, अगर सदी पूछ लिया जाए तो 15वीं सदी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था, 15वीं सदी में। अब देखिए, आपको ये सिर्फ याद रखना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है, 1492 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब देखिएगा। ठीक है, इनका मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु की बात करेंगे हम लोग कि इनका निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1548 में क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। अगर हम इसकी सदी की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 16वीं सदी। 16वीं सदी। अब ये सदी क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, अगर लिखा हुआ कहीं पर 15वीं सदी, इसका मतलब वो जो ईस्वी होगा वो 1400 से लेकर 1500 के बीच आना चाहिए। इसको कहेंगे हम क्या, 15वीं सदी। हमेशा अगला वाला सदी लिखा जाता है। अगर यहाँ हम 16वीं सदी लिख लिए, मतलब जो ईस्वी है वो हमारा 1500 से 1600 के बीच होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो 1492 में हुआ था। इनकी मृत्यु या निधन की बात करें तो 1548 में क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको याद हो गया, 1492 में जन्म होता है, 1548 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना बात आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा इनका निवास स्थान जो था। ठीक है, चलिए इनका जन्म जो है, चलिए इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा ये कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह, तो अमेठी। उत्तर प्रदेश का अमेठी एक जगह है। अमेठी का कौन सा जगह, तो जायसी। इनका नाम से आपको याद हो जाएगा जायसी। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेठी का एक जायसी जगह है ना। इस कारण से इनका नाम मलिक, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, मलिक मोहम्मद। लेकिन ये जायसी राजघराने में पैदा हुए, जायसी जगह पर पैदा हुए, इस कारण से इनको मलिक मोहम्मद जायसी नाम दिया गया। ठीक है, और इनका निवास स्थान अगर मान ले कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह, अमेठी। अमेठी का कौन सा जगह, तो जायसी। याद रखिएगा, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए
अगला पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपका हो गया, अमेठी का जायसी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इनके पिता और गुरु का नाम पहले देख लेते हैं। चलिए पिता का नाम क्या था, देखिए पिता का नाम था मलिक शेख गमरेज, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम था, सूफी संत, है ना, शेख मोहिदी सैयद अशरफ जहांगीर, है ना। तो इनके याद रखिएगा, इनके जो पिता का नाम था, सबसे पहले हम पिता का नाम देख लेते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम आपको सिंपल उतना लंबा नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखिए गुरु का नाम था जहांगीर। क्या नाम था, जहांगीर, ठीक है। वो हिस्ट्री वाला जहांगीर नहीं, ठीक है, ये कोई और जहांगीर थे, ठीक है। सूफी संत थे। चलिए याद रखिएगा सूफी संत से रिलेटेड थे, ये इनका नाम नहीं है, ठीक है। ये जिस भी धर्म से थे वो लिखा हुआ है यहाँ पर सूफी संत। चलिए क्लियर है। तो सूफी संत, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, जहांगीर, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम बात करेंगे, ठीक है। तो मलिक शेख गमरेज, इनके पिता का क्या नाम था, मलिक शेख, चलिए मलिक शेख जो है गमरेज इनके पिता का नाम था, याद रखिएगा। सीधा सीधा आपको मलिक शेख याद रखना है, ठीक है। पिता का नाम अगर पूछ ले तो इनका पिता का नाम था मलिक शेख। देखिए माता का नाम आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिए, माता का नाम शायद है जो जैसे हो गया कालिदास, फेमस है ना। तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम था मलिक शेख और इनके गुरु का नाम था जहांगीर, जो कि एक किस धर्म से थे, तो सूफी संत को मानने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इनकी सबसे पहले इनकी, है ना, वृत्ति की बात करते हैं। तो आरंभ में जो है जायस में रहते हुए, है ना, बाद में किसानी हो गए, बाद में शेष जीवन जो है फकीरों में बचपन में, है ना, इन्हीं तरह से इनका भटकते हुए इनका बचपन बीता। कभी फकीर, कभी किसान, कभी खेती, इस तरह से इनका बचपन बीता, ठीक है। चलिए ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे नोट करिएगा आप लोग। चलिए अगला देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो है एक आंख जो है खराब हो गया था, कह सकते हैं कि एक आंख इनका क्या था, नहीं था, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा इनका जो है ना, इनकी जो है इनकी एक दुर्घटना के कारण, वो दुर्घटना कौन सी थी, ठीक है, वो दुर्घटना थी चेचक, ठीक है। चेचक के कारण क्या हुआ था, इनका जो है बायां आंख खराब हो गया था। कौन सी आंख, बायां आंख, ठीक है। बायां जो आंख था इनका एक ही आंख था कह सकते हैं, और बायां आंख जो है चेचक एक बीमारी होता है, ठीक है। चलिए जो वायरस से होने वाला रोग होता है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इनका बायां आंख खराब हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एक कान से इनको सुनाई भी नहीं देता था, है ना। तो एक आंख और एक कान, ठीक है, इनका जो है किसी काम का नहीं था, ठीक है। इनका जो है किसी भी काम का नहीं था, याद रखिएगा। पूछेगा इनका जो एक आंख चला गया था, खराब हो गया था, है ना, किस दुर्घटना में, कौन से बीमारी के कारण, तो याद रखिएगा चेचक के कारण। ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। चेचक के कारण क्या होता है, इनका एक आंख खराब हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। इनके द्वारा बहुत सी फेमस जो है कृतियां हैं, जैसे पद्मावत, बहुत बार पूछा गया है, तो नोट करिएगा इनकी कृति, है ना। इनके द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है, याद रखिएगा। कौन कौन सी कविताएं लिखी गई है, कविताएं या पुस्तक। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है पद्मावत, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक इनका कौन सा है, ठीक है, पद्मावत। नोट करते हुए चलेंगे, ये सारा का सारा पॉइंट जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लियर है, सारा पॉइंट इनके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, आखिरी कलाम कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। आखिरी कलाम किनके द्वारा लिखा गया है, डायरेक्ट आपका आएगा, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। चलिए चलिए, सिर्फ हमें वही लिखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, मसाला नामा, चित्र रेखा, है ना, फेमस जो है, ठीक है, यही दो आपको याद रखना है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। बाकी बहुत सारी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन आप अगर उतना याद करेंगे तो पता चला कि, है ना, पीछे वाला सारा भूल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन ना ले, इस तरह का बुक आपको याद करने का एक हम ट्रिक लाएंगे, ठीक है। बस एक बार आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा, इन कौन से राइटर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको वो जो है क्लास में नहीं लाएंगे, बल्कि छोटा छोटा वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आपका डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा क्लास है, बिल्कुल ईजी वाला। तो याद रखिएगा, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा आखिरी कलाम किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा कुछ आप नोट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम इनसे रिलेटेड सारा कुछ जान लेंगे। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग। जन्म 1492, 15वीं सदी में। मृत्यु की बात करें 1548 में, ठीक है। चलिए, निवासी कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश अमेठी। जायसी जगह था। पिता का नाम मलिक शेख गमरेज, गुरु का नाम जहांगीर, सूफी संत से रिलेटेड है। दुर्घटना चेचक के कारण इनका एक आंख और एक कान जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इनके द्वारा फेमस पुस्तक कौन सी है, पद्मावत और आखिरी कलाम, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल मेन मेन पॉइंट को पढ़ेंगे जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, सब लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, मलिक मोहम्मद, क्या पूछेगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, तो प्रेम के पीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेम के पीर। चलिए, क्लियर है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये किस काल के कवि हैं, तो प्रेम के पीर, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रख करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैनल बंद हो गया, स्टार्ट होता है फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस पॉइंट को नोट करेंगे। चलिए, अब इतना ही इनसे रिलेटेड कुछ मेन मेन पॉइंट है, और इसका जब हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे कल की क्लास में, ठीक है, तो वहां पर इसका सारा कुछ कवर करवा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, याद रखिएगा। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव, एक आध दो दो प्रश्न छूटा हुआ है वो हम आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस के थ्रू हम सारा कुछ करवा देंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, जो अगर इतना नोट किए, इतना मेन मेन पॉइंट था, ठीक है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, चलिए अगला देखिएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोग पहले जान लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे, ठीक है, यहाँ तक जो हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जायसी जो है ये किस तरह के कवि हैं। जायसी, तो जायसी जो है ना, इनको कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रेम के पीर। प्रेम के पीर के कवि के नाम से हम किसको जानते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए, इतना सारा पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ, ठीक है। फिर हम इसके डायरेक्ट हम अथी पर बढ़ेंगे, है ना, इनका जो भी अर्थ होता है, इनके द्वारा जो भी लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस कहानी में जो है, यह जो कहानी प्रस्तुत किया गया है कड़बक, ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे सब लोग। चलिए आगे देखिएगा।
चलिए, सबके पास किताब होगा तो किताब खोल करके बैठिएगा सब लोग। देखिए यहाँ प्रस्तुत दो कड़वक अलग अलग संकलित है, ये पद्मावत के, है ना, क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि और काव्य के विशेषताओं निरूपित करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो कविता लिखा गया है, यहाँ पर जो दोहा लिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, अगर पूछ लिया जाए कि जैसे यहाँ से एक दोहा आपका उठा के दे देगा, ठीक है, यहाँ से आपका एक दोहा जैसे दे देगा उठा करके कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिनोवा जाई कभी सुनी, ये जो है कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, आपका ऐसे दे देगा क्वेश्चन, तो आप क्या बोलेंगे, पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो दोहा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, और ये आधा पार्ट जो है प्रारंभिक, यहाँ देखिए दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह का पार्ट है। प्रारंभिक पार्ट जो है ये पद्मावत के जो प्रारंभिक पार्ट से लिया गया है, और जो दूसरा पार्ट है इसका है ना, पद्मावत के अंतिम पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो दो पार्ट में यहाँ पर दोहा बांटा हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग अपने बुक में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा पहला पार्ट में क्या है। चलिए, सभी के पास किताबें होंगी तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारा कुछ हम लोग बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक तरह का एक दोहा है। ठीक है, चलिए सभी के पास किताबें हैं, दिमाग दिमाग लगा करके, है ना, किताब पर फोकस करिएगा। देखिए प्रारंभिक जो पार्ट है, ठीक है, प्रारंभिक जो पार्ट है, प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त, है ना, दुष्टांगों द्वारा महा मानवित करते हुए, देखिए इनका सिंपल सा समझिए, इनका जो है कविता दो पार्ट में बटा हुआ है ना, ऐसे पढ़ेंगे तो है ना काफी लोगों को समझ में नहीं आने वाला। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो कड़वक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कड़वक, है ना, ये कड़वक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, सिंपल सा समझिएगा। ठीक है, ये कड़वक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दो पार्ट में बटा हुआ है, कि कितना पार्ट में, दो पार्ट में, इस तरह से दो पार्ट में, इस तरह से दो पार्ट में बता हुआ है। एक यहाँ पर 6 लाइन का दोहा है, फिर यहाँ पर 6 लाइन का दोहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट यहाँ पर लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। पद्मावत पुस्तक के, है ना, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक जो दोहा है वहां से लिया गया, ये लिया गया अंतिम दोहा, है ना, ये दोनों के दोनों दोहा एक ही पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने प्रारंभिक पाठ में जो है किसका डिस्कस किया है, ये जो हम प्रारंभिक पाठ अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें खुद के बारे में बताया कि मेरे क्या है, एक आंख नहीं है, फिर भी हम इस दुनिया को जिस नज़रों से देखते हैं उसी नज़रों से इंसान को भी देखना चाहिए, है ना, किस तरीके से उनके अंदर करुणा और एक दया का यहाँ पर बखान किया गया, इनके पहले पार्ट में हम लोग यहाँ पर सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखिए क्या है इनका। ठीक है, द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने इसे रक्त के लई लगा कर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति के नैजल में भिगोई हुई है। अब वह, है ना, अब ना वह राजा रत्नसेन है और ना रूपमती पद्मावती की रानी, है ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन। ठीक है, पद्मावत के जो वहाँ पर कलाकार हैं, जो है ना, पद्मावत जो कहानी है जहाँ जिस पुस्तक में, उस पुस्तक में जो जो है ना व्यक्ति उसका नाम आया है उसका जिक्र किया गया, राजा और रानी का। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसका उन्होंने बखान किया है, विशेषता बताया है। ठीक है, कि जो पद्मावत पाठ में आखिर क्या क्या है, उस राजा के साथ क्या क्या हुआ और रानी के साथ क्या क्या हुआ, ये बताया गया इनके दूसरे पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट में इन्होंने खुद के बारे में बताया है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के थ्रू जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सब लोग, बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इनके जो भी दोहा है उनके तरफ। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर
ठीक है, देखिए पहला दोहा हम बिल्कुल अर्थ के साथ एक एक चीज आपके सामने सब कुछ आप चाहें तो देख करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिया गया है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कड़बक के बारे में, है ना। कड़बक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके लेखक हैं जायसी, याद रखिएगा जायसी। 92 में इनका जन्म होता है, 48 में मृत्यु हो जाती है। चलिए, सबसे पहला दोहा देखिए क्या कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिनोहा जई कवि सुनी। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? गुनी और गुणवान है। क्या क्या है? गुनी और गुणवान है। उनके पास एक आंख नहीं था, अभी हमने बताया। उनका जो है एक बीमारी हुआ था जिसका नाम है चेचक, है ना। इसी का एक छोटा सा अंश चेचक का जो है पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया? 2014 में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, है ना। खैर ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे जनरल के लिए बता दिए आपको। ठीक है, इसी को कहा जाता है छोटी माता, इसी का एक अलग रूप है छोटी माता। इसी बीमारी के कारण क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी की एक आंख खराब हो जाती है और एक कान से उसको सुनाई नहीं देता है। कौन सी आंख? तो बाई वाली आंख। देखिए कवि कहते हैं, कवि देखिए क्या कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिनोवा जेही कवि सुनी। एक आंख के होते हुए भी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो क्या है? गुनी और गुणवान है। क्या है? गुनी और गुणवान है। उनके पास एक ही आंखें थी, एक आंख से उनको दिखता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि खराब हो गया था। एक आंख के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? गुनी और गुणवान है। जो भी उसकी काव्य को सुनता है वो क्या होता है? मोहित हो जाता है ना। कहते हैं कि एक आंख इनके पास ना होते हुए भी इन्होंने ऐसा कुछ व्यंग कर दिया अपनी दोहा के माध्यम से, एक इंसानियत को एक ऐसा प्रत्यक्ष एक सजीव रूप से ऐसा प्रदर्शित कर दिया जिसे सुनने के बाद इंसान की आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिखा। देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा दोहा। देखिए दूसरा दोहा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा, है ना। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन, है ना, कलंक किन्ह उजियारा। कवि कहते हैं, देखिए कवि इसका इसका क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी क्या है, फिर भी, है ना, कवि में भी क्या है? थोड़ी सी कमी है। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार समझ जाइए एक बार। ठीक है, देखिए क्या है, चांद जैसे जग विधि अवतारा। जिस तरीके से हमारी, है ना, रात में क्या होती है? चांदनी उगती है और उस रात की चांदनी बिल्कुल आकर्षक लगती है देखने में। उसी तरीके से हमारे, है ना, हमारे ये जायसी जो हैं इनका भी क्या है, जिस तरीके से चंद्रमा में क्या है? एक दाग है। देखिए, दिनह दिनह कलंक किन उजियारा। चंद्रमा में भी थोड़ा सा दाग है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दाग दिखेगा। चंद्रमा में भी क्या दिखेगा आपको? थोड़ा सा आपको इस तरीके का ऐसे करके दाग दिखेगा, है ना। लेकिन फिर भी उसको खूबसूरत माना जाता है, चंद्रमा को खूबसूरत माना जाता है, ना कि सूर्य को। ठीक है, तो इंसान के अंदर कितना भी कमी हो, सबसे बेस्ट वही है अगर वो खुद को मान ले तो। ठीक है, तो देखिए क्या है, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। ठीक है, ईश्वर कहते हैं जिस तरीके से ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, और जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी क्या है? कवि में भी क्या है? कमी है। जिस तरीके से चंद्रमा में दाग है उसी तरीके से कवि की आंखों में भी क्या है? दाग है। एक आंख ही नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा व्यंग कर दिया अपने दोहा के माध्यम से, लोगों को ऐसा मोहित कर दिया कि लोग उनकी दोहा को सुनने के लिए तरसते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरी इसी में 2 लाइन है। देखिए क्या कहता है, देखिए अगला, देखिए क्या है अगला दोहा, उजियारा। जग सूजा एक ही ननैया, क्या है? एक ही नैनैया, वह सुख अस नख तन्हा महा, है ना। थोड़ा सा आपको ये अल्टर लग रहा होगा, एक ही आंख है लेकिन फिर भी, देखिए
अगला लाइन देखिए क्या कहते हैं। ठीक उसी तरह से कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। चंद्रमा में दाग होते हुए भी पूरी रात को चांदनी और रोशन रखती है, उसी तरीके से मलिक मोहम्मद की आंख एक आंख नहीं है, फिर भी पूरा देश में, पूरा पूरा विश्व में उनका नाम क्या है, एकदम वो एक उजाला की तरह है, हमेशा चमकता रहेगा। जिस प्रकार अकेला सूर्य नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी, है ना, एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जिस तरीके से एक अकेला सूर्य क्या है, नक्षत्रों के बीच उदित है। आप देखते होंगे कि सारा ग्रह आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य जो है सुबह, शुक्र जो है सुबह तक दिखाई देता है ना। उस चंद्रमा के साथ घुल मिल करके क्या है, एक अकेला मसीहा बन जाता है। जिस प्रकार एक अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच, शुक्र आप देखेंगे कि सुबह में जब आप देखेंगे 6 बजे तक उगा हुआ रहता है ना, उत्तर दिशा में, है ना, उत्तरी ध्रुव में उगता हुआ रहता है, और वो क्या रहता है, नक्षत्रों के बीच एक अपने आप में क्या है, एक सहिंसा बन के रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, ठीक है, और पूरे दुनिया को क्या किया है, उजियारा किया है ना। वही यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, जग सुजा एक ही नैया। ठीक उसी प्रकार से उका सुका, देखिए उवा सुका, सुका मने होता है शुक्र, है ना, उका सुका अस नख तनहा महा, देखिए एक तनहा, तनहा मने क्या होता है, अकेला है। जिस तरह से एक शुक्र जो है नक्षत्रों के बीच अकेला रह करके एक सहिंसा का काम कर रहा है, एक राजा की भांति एकदम ठाठ से, है ना, सब ग्रह वगैरह चला जाता है, सब तारा गायब हो जाते हैं, लेकिन शुक्र क्या रहता है, डटा हुआ रहता है ना। सूर्य से भी नहीं डरता है शुक्र, सूर्य उग जाए लेकिन फिर भी उसका परछाई दिखते रहता है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी भी एक आग के ना होते हुए भी पूरे संसार को क्या कर रहे हैं, एक रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला दोहा क्या है, देखिए, जव लाही अम्बही डाब, है ना, डाब ना होई तव लाही सुगंध बरस ही ना सोई। ठीक है, कवि कहते हैं, कवि देखिए क्या कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है। ठीक है, तब जब तक आंख में आम में क्या होता है, नुकीली डाब नहीं होती है, मंजरी नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। कहने का मतलब है कि अगर कहीं आम का पेड़ है तो उसके पास आप नहीं जाइएगा, कहीं पर अगर आम का पेड़ है तो उसके पास आप नहीं जाइएगा। कब तक, कब तक, जब तक कि उसमें छोटा छोटा आम का फल ना लग जाए, है ना। जैसे ही उसमें फल लग जाता है, आम के पेड़ से सुगंध आना शुरू कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से, है ना, उसमें सुगंध नहीं आती जब तक उसमें सुगंध नहीं आती। ठीक है, तो उसी तरीके से जब तक कोई मनुष्य, कोई इंसान अपने लिए कुछ खुद ना कर ले, ठीक है, उसका कोई इस संसार में वजूद नहीं है। वही इंसान सबसे सक्सेस, है ना, उसी इंसान का वजूद है जो अपनी जिंदगी में कुछ किया हो, कुछ हासिल किया हो, लोगों के लिए, अपने खुद के लिए, है ना, एक नई पहचान बनाई हो। उसी इंसान का इस दुनिया में क्या है, कदर है। वरना क्या है, एक फेंका हुआ ढेला, जैसे कहीं पर अगर पत्थर मिल जाता है, यहाँ से पैर मारते हैं, दूसरा जगह जाकर ढेला चला जाता है, पत्थर चला जाता है, फिर आने वाला इंसान उस पत्थर को मारता है, वहाँ चल जाता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी है। ठीक है, इसलिए अपने ज़िंदगी में जब तक कोई इंसान कुछ हासिल ना कर ले, कुछ कर ना ले, तब तक उसकी एक वैल्यू जो है एक गिरे हुए पत्थर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से एक आम का वैल्यू कब कब पता चलता है, जब उस पर क्या होती है, अथी लग जाती है, उसका फल लग जाता है। ठीक है, तब उसका क्या होता है, वैल्यू पता चलता है। अगला देखिएगा, देखिए, किन्ह समुद्र पानी जो खारा तव अति, है ना, भयऊ अशुद्ध अपारा, है ना, असुझ अपारा। देखिए, कवि कहते हैं कि समुद्र को पानी खारा है, इसलिए वह क्या है, असुझ और अपार है। समुद्र में अपार पानी है, इतना पानी कि कभी खत्म ही नहीं होगा, इंसान जितना चाहे उतना ले ले वहां से, लेकिन फिर भी उस पानी की तरफ को देखता भी नहीं है, उसके पास जाता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पानी में क्या है, खारापन है ना, उसको पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब तक इंसान के अंदर मधुर बोलने के लिए ना आ जाए, मधुर वाणी ना बोले, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। आप एक बार लड़ करके देखिए, किसी को कोई भी कुछ बोले आपको, आप 10 गाली दे करके देखिए उसको, है ना, आपके पास वो इंसान कभी मदद के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर कुछ कैपेसिटी, कुछ क्वालिटी ना आ जाए, इंसान आपको पूछता नहीं है। भले ही आपके पास अपार नॉलेज है ना, लेकिन जब तक आपका उस नॉलेज का जो है सही से यूज करना ना आ जाए, तब तक उस नॉलेज क्या है, बेकार है।
देखिए वही यहाँ पर कह रहा है कि किन्ह समुद्र पनी जौ खारा, पानी का समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका एक ही बुराई है कि वो खारा है। तो इंसान कितना भी अच्छे काम कर ले, अगर एक गलत काम कर लेगा तो वो इंसान क्या होगा, हमेशा के लिए बुरा माना जाएगा। ठीक है, तो अति भयहूँ असुग अपारा, है ना, इसीलिए वह क्या है, है ना, असुज है और अपार है। कहने का मतलब है कि उसके पास कोई जाता नहीं है, ठीक है, और वो किसी काम का भी नहीं है। चलिए चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, अगला भावार्थ हमारा, सब कुछ सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। देखिए, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी आग आकाशा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक आंखें नहीं है, एक कान भी नहीं है, फिर भी सुनाई नहीं देता है, फिर भी उन्होंने अपनी अपनी जो दोहा है उसके माध्यम से ऐसा कुछ लोगों को प्रेरित कर दिया, ऐसा कुछ लोगों को उत्साहित कर दिया कि उनके मन में उनके प्रति जो इज्जत है वो कभी कम नहीं होगा। इसी तरह से उस समुद्र की तरह नहीं बनना है, ठीक है, उस समुद्र की तरह बनिए जो जिसके पास सब लोग जाता है, बल्कि वैसा समुद्र नहीं बनना है जिसके पास क्या है, सिर्फ खारापन भरा हुआ है। ठीक है, तो इंसान का वैल्यू तभी पता चलता है जब वो अपनी जिंदगी में कुछ कर लेता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा है ना, लगता है कुछ गड़बड़ी है, इस कारण से हम थोड़ा आधा बता रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कल करवाएंगे हम आपका, ठीक है, तो उसमें इसका थोड़ा सा पार्ट बता दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो बार बार चालू बंद हो रहा है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आप यहाँ तक जितना पढ़ाए हैं आप वहाँ तक है ना कवर करिएगा आप लोग। जब कल हम इसका करवाएंगे, ठीक है, तो मेन मेन क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। उससे पहले ये आपका पोएम जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसका आधा पार्ट कल खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।